नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी महिला की जिन्होंने उस दौर में शिक्षा की मशाल जलाई जब लड़कियों का पढ़ना लिखना भी पाप माना जाता था। जी हां, आज हम जानेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की असाधारण कहानी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक जनरल नॉलेज का फैक्ट नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक जबरदस्त हिम्मत, त्याग और सामाजिक क्रांति की कहानी। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने उन जंजीरों को तोड़ा जिन्हें समाज ने सदियों से औरतों के पैरों में डाल रखा था। तो उनकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। ये जानना जरूरी है कि वो किस दुनिया में पैदा हुई थी और कैसे एक आम लड़की से एक क्रांति बन गई। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटा सा गांव है, नाय गांव। यहीं एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बच्ची इतिहास रचने वाली है। जरा सोचकर देखिए उस जमाने को। एक ऐसा दौर जहां लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, अरे उसे तो सीधे सीधे पाप समझा जाता था। माना जाता था कि ज्ञान पर सिर्फ पुरुषों का हक है। इसी गहरे अंधेरे के खिलाफ सावित्रीबाई को अपनी लड़ाई लड़नी थी। जब वो सिर्फ 9 साल की थीं, तब उनकी शादी कर दी गई। उस जमाने में ये बहुत आम बात थी। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। उनके पति ज्योतिराव फूले खुद एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने सावित्रीबाई के अंदर ज्ञान की जो प्यास थी उसे पहचाना और फिर उन्हें खुद पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं, आगे चलकर उन्हें टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिलवाई। यहीं से एक ऐतिहासिक साझेदारी की शुरुआत हुई। तो अब सावित्रीबाई खुद पढ़ लिख चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने ठान लिया कि वो इस रोशनी को हर लड़की तक पहुंचाएंगी। पर यह रास्ता, जैसा आप सोच सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब शुरू होना था उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। साल था 1848। पुणे में सावित्रीबाई फूले ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भारत का सबसे पहला लड़कियों का स्कूल खोला। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये सदियों से चुप कराई गई आवाजों का एक बुलंद ऐलान था। और ये सिलसिला सिर्फ एक स्कूल पर नहीं रुका। उनका जुनून देखे। महज 3 साल के अंदर 1851 आते आते सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने मिलकर पुणे में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 18 स्कूल खोल दिए थे। और इन स्कूलों का नतीजा 1,500 से ज्यादा लड़कियां। सोचिए, वो लड़कियां जिन्हें घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं थी, वो अब क्लासरूम में बैठकर पढ़ लिख रही थी। ये नंबर इस बात का सबूत था कि समाज को बस एक चिंगारी का इंतजार था। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ। समाज के तथाकथित ठेकेदार इस बात से बौखला गए। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए घर से निकलती तो लोग उन पर कीचड़, गोबर, यहां तक कि पत्थर भी फेंकते थे। हर रोज उनका अपमान किया जाता था। पर सावित्रीबाई का जज्बा देखिए, वो इन हमलों से टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने इसका एक रास्ता निकाल लिया। वो रोज अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थीं। रास्ते में फेंके गए कीचड़ से गंदी हुई साड़ी को स्कूल पहुंचकर बदल लेती और फिर पूरी लगन से अपनी बच्चियों को पढ़ाती थीं। ये उनका जवाब था कि तुम मुझ पर कीचड़ फेंको, मैं यहां ज्ञान के फूल खिलाऊंगी। तो ये सिर्फ स्कूल जाकर पढ़ाना नहीं था, ये अपने आप में एक आंदोलन था। रोज रोज कीचड़ और पत्थरों का सामना करते हुए स्कूल पहुंचना, ये एक पावरफुल फेमिनिस्ट स्टेटमेंट था। उनका यही अथक संघर्ष उन्हें भारत की पहली नारीवादी समाज सुधारक बनाता है। पर सावित्रीबाई की लड़ाई सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। वो समझ गई थीं कि असली आज़ादी के लिए समाज में फैली कई और कुरीतियों को भी खत्म करना होगा। उनका काम अब क्लासरूम से कहीं आगे बढ़ने वाला था। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथाओं के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उस दौर में जहां विधवाओं की जिंदगी नर्क से भी बदतर थी, उन्होंने उनके दोबारा विवाह का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवाओं और शोषित महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम से शेल्टर होम्स भी खोले, ताकि कोई बेसहारा ना रहे। अपने इस मिशन को और मजबूत बनाने के लिए 1873 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की नींव रखी। इसका मतलब था सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका एक ही मकसद था, जाति और लिंग के आधार पर होने वाले हर भेदभाव को समाज से जड़ से मिटा देना। सावित्रीबाई सिर्फ एक एक्टिविस्ट या टीचर ही नहीं थीं, वो एक बहुत प्रतिभाशाली कवयित्री भी थीं।
एक तरफ जहां उनका काम जमीन पर समाज को बदल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी कविताएं लोगों के विचारों को, उनकी सोच को झकझोर रही थीं। काव्य फुले और बावन कशी सुबोध रत्नाकर जैसे उनके कविता संग्रह सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं। इन कविताओं के जरिए उन्होंने शिक्षा, समानता और नारी मुक्ति का संदेश हर घर तक पहुंचाया। अब हम आते हैं उनकी कहानी के आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर। एक ऐसा अध्याय जो साबित करता है कि उनकी सेवा और इंसानियत की कोई सीमा नहीं थी और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। वो साल था 1897। पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की भयानक महामारी फैली हुई थी। लोग डर के मारे अपने घरों में कैद थे। हर तरफ मौत का साया था। ऐसे में जब ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में थे, सावित्रीबाई अपनी जान हथेली पर रखकर बीमारों की सेवा में जुट गईं। उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर मरीजों के लिए एक क्लिनिक खोला और वो खुद उनकी देखभाल करती थीं। और फिर एक दिन उन्होंने एक प्लेग पीड़ित बच्चे को सड़क पर देखा। बिना एक पल भी सोचे उन्होंने उस बच्चे को अपनी पीठ पर उठाया और अस्पताल की तरफ भागी। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन इस कोशिश में वो खुद इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गईं। मानवता की सेवा का ये उनका आखिरी काम साबित हुआ। 10 मार्च 1897 को वो महिला जिसने लाखों जिंदगियों को रोशन किया था, दूसरों की जान बचाते बचाते हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। लेकिन सावित्रीबाई जैसी शख्सियतें कभी मरती नहीं हैं। वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं, भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में, महिला शिक्षा की जननी के रूप में और एक निडर समाज सुधारक के रूप में। उनका जन्मदिन 3 जनवरी आज पूरे भारत में बालिका शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो हमें उनकी विरासत की याद दिलाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक पूरी विचारधारा का नाम है, एक आंदोलन का नाम है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों तो एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।